Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Um, this is a recording that ये किताबें पढ़ के बहुत से लोग जो हैं वो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सी बुक्स मार्केट से खरीद के लाते हैं और बहुत सी किताबें पढ़ते हैं। और ये किताबें जो स्पोकन इंग्लिश की किताबें जो हैं वो पढ़ना कितना अच्छा होता है, किस हद तक वो मदद करती हैं, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, इस सिलसिले में यह वीडियो है। और ये एक मुकम्मल कोर्स है, हम इसको आगे भी चलाएंगे और साथ साथ ये कमेंट भी करते जाएंगे। अब ये इसका जो है शुरू में कोई एक बुक है जो मैंने डाउनलोड की है, बड़ी किसी से मेहनत करके ये इसको इंटरनेट पे लगाया था और मुझे ये मिल गई, मैंने ये डाउनलोड कर ली। और ये इस अपलोड करने वाले ने इस पे अपना कोई लोगो शोगो नहीं लगाया, लगा देता तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे याद नहीं है ये कौन सा चैनल था जिसने ये बुक अपलोड की थी। एनीवे, तो भूल गया हूँ। आ, हो सकता है कहीं कोई हिंट मिल जाए तो हम इसको याद रखेंगे। एक टाइटल है स्पोकन इंग्लिश थ्रू उर्दू पीडीएफ। आप इस नाम से अगर सर्च करेंगे तो शायद ये बुक वहाँ से मिल भी जाए। तो मैं स्पोकन इंग्लिश थ्रू उर्दू पीडीएफ इनके इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस बुक को तैयार किया, इसका पीडीएफ बनाया और इसको अपलोड किया। तो यकीनन ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। हम आप जो हैं जो मकसद है जो मैंने अभी ये आपको वजह बताई है इस फिल्म ये जो लेसन है इसको रिकॉर्ड करने की, वो ये है कि क्या हमें स्पोकन इंग्लिश की किताबें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, क्या फ़ायदा होता है। देखिए, सारी किताबें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ायदेमंद नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा होता है स्पोकन इंग्लिश के मामले में, ख़ास तौर पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किताबें ही रुकावट बन रही होती हैं और हमें इंग्लिश सीखने में दुश्वारी होती है। अब इसमें नाउन का जिक्र किया गया है और फिर आगे नाउन की किस्में भी हैं। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, और मैं कहाँ चला गया। अ, हाँ, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है और फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन है। हाँ, तो बहुत से जो स्कूल गोइंग जाने वाले हैं वो तो शायद इसको जानते भी होंगे। और मेरा अपना तजिया ये है कि इस तरह की जो टर्में हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने से हमारा काम जो है और मुश्किल हो जाता है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, ये चीज़ें होती हैं उनका नाम होता है। अब ये देखें जिन्होंने बायोलॉजी या और चीज़ें पढ़ी हैं वो जानते हैं कि चीज़ों के साइंसी नाम भी हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बींग्स हैं, इनको होमो सेपियंस भी कहा जाता है। आगे फिर उसकी डिटेल है क्यों कैसे किस तरह से। भाई हमें इससे कोई कोई इनकी साइंटिफिक नेम या हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज में। अ, कई साल ही गुजर जाते हैं तो मैंने ये बच्चों से भी डिस्कस करते हुए, ये बच्चे नाउन का जिक्र करें तो मैं भड़क उठता हूँ। तो ये नाउन, हमें इसको नहीं जानना भाई ये नाउन क्या होता है। हाँ, आपके या ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है उसका एक नाम होता है, बस। वो चाहे जानदार है चाहे बेजान है, उसका एक नाम होता है। नाउन जो हैं ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ या शहर या किसी जानदार या बेजान की चीज़ की तरफ रेफर करती हैं या बताती हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, आप घोड़ा कहेंगे, घोड़ा एक नाउन तो है बट हम यहाँ पे नाउन है या नाउन नहीं है, हमें आइडिया मिलना चाहिए घोड़ा होता क्या है। ठीक है, अगर हम घोड़ा कहने से अगर हमें एक पर्टिकुलर जानवर हमारे दिमाग में आ रहा है जो कि होता है, तो हमें इससे कोई, वो इतना ही काफ़ी है। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हॉर्स ये एक नाउन है या एक नाउन नहीं है, या घोड़ा एक नाउन है या। ऑफ कोर्स ये जो अल्फाज हैं कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो नाम के ज़ुमरे में आते हैं। तो हर चीज़ का एक नाम होता है। आगे फिर इनके कॉमन नाम हैं, पर्टिकुलर नाम नाउन भी हैं। तो कुछ नेम जो हैं जो हमने रखे होते हैं, जैसे अपना नाम, किसी चीज़ का अपना नाम जो है वो तो हो गया प्रॉपर नाउन। तो जो किसी चीज़ का अपना नाम नहीं होता वो जो है, मसलन कहने को तो हम कह सकते हैं कि गिवन नेम हम उनको कह सकते हैं। वो सी चीज़ों के नाम हमने रखे हुए हैं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं। तो जो अपना नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, जो अपना नाम
जो खुद से अपना नाम नहीं रखा होता, या लोगों ने पर उसका एक मखसूस नाम नहीं रखा था। यूँ समझे, प्रॉपर नाउन मखसूस नाम है और कॉमन नाउन वो मखसूस नाम नहीं होते हैं। जैसे सारे घर जो हैं वो घर ही होते हैं, लेकिन वाइट हाउस जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, इसको दें। इसी तरह से हमें ये कॉमन नाउन है या कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर नाउन नहीं है, इंग्लिश का इससे कोई तलक नहीं, लैंग्वेज का इससे कोई तलक नहीं है, और हाँ, इसका सीखना कोई फ़ायदेमंद भी नहीं होता। उसके बाद आते हैं, सारी जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो या तो हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं, या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। मसलन एक अगर मैंने एक किताब खरीदी, ठीक है, तो एक किताब तो बुक ही होता है, और ज़्यादा किताबें जो हैं वो तो बुक नहीं है, वो तो फिर उनको क्या कहेंगे, उनको हम बुक्स कहेंगे, ठीक है। एक हो तो बुक, ज़्यादा हो तो बुक्स। तो एंड में एस या ज की साउंड जो है वो ऐड हो जाती है, तो इससे हमें आइडिया होता है भाई एक चीज़ नहीं है, ये ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। अब ये लेस यूनिट 1 था, कि यूनिट 2 है, तो मैं आज यूनिट 1 की ही तरफ आगे चलता हूँ, और आपको बताता हूँ। इसमें इस किताब में भी बहुत सी चीज़ें थी वो गैर ज़रूरी थी, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आप इन गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें। और ये इसके उन्होंने 50-60 जो है वो बनाए हुए हैं। अब नाउन की एक डेफिनेशन से हम पढ़ लेते हैं। किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को नाउन कहते हैं। भाई हर चीज़, हर हालत जो है उसका एक नाम होता है, और वो अब यहाँ पे इसमें नाम जो रखे हुए हैं, मसलन अली है, कार है, बॉय है, ये सारे मैंने आपको ये बताया था, हर चीज़ का एक नाम होता है। हाँ, इसमें हालत भी जो है शामिल कर ली गई है। चलो, जैसे सैडनेस है, उदासी है, कंट्री है, सिटी है, बुक है, ये सारे अल्फाज जो हैं ये नाउन कहलाते हैं। ये अल्फाज नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो भाई ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को वर्ड नाउन का सिरे से ही ना पता हो, तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे उर्दू में इसम, हम बहुत सी चीज़ों के नाम लेते हैं, तो नाउन की जो अपनी डेफिनेशन है वो उर्दू में इस्म कहलाती है। रफली हम इसको इसम कह देते हैं। तो इसम जो है, अगर किसी को नहीं पता, हमें बहुत से लोगों को नहीं पता, हम तो इसम कभी ये वर्ड हमने यूज़ ही नहीं किया, स्कूलों में कहीं, वो भी साल में बहुत एंड में बहुत ही कम। इसी वजह से हम उर्दू सीख जाते हैं, वरना हमें शायद उर्दू भी ना आती, और ग्रामर के मुताबिक तो हमें वाकई नहीं आती। तो आगे कॉमन नाम ये होते हैं, दो किस्म के नाम होते हैं भाई, चीज़ों के मखसूस नाम होते हैं और आम से नाम होते हैं। जो मखसूस नाम होते हैं उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है, पहला हर्फ जो है वो बड़ा लेटर जो है हरूफ को भी कहते हैं। खास तो लेटर होता ही है, लेटर हर्फ को भी कहते हैं, जैसे ए बी सी डी ये सारे हर्फ हैं। तो उसमें पहला लेटर जो है वो बड़ी ए बी सी होगी, कैपिटल लेटर होगा। तमाम जितने भी मखसूस नाम हैं उनका पहला लेटर जो है वो बड़ा होता है। तो जो कॉमन नाउन है उनका नहीं होता, उनको ऐसे लिखा जाता है टीचर, मैन, वुमेन। तो कोई भी जो मैन है, यानी ग्रुप में सारे ही मैन होते हैं, या सब खवातीन हैं तो उनमें सारी, सिर्फ पोएट है, बुक है, ऑल दैट, ओके। लेकिन अल्लामा इकबाल ये आम आम पोएट नहीं है, ये मखसूस, इकबाल एक मखसूस नाम है, एक शायर का नाम है। और इसी तरह से और भी, कायद आज़म एक वकील का नाम है या फाउंडर है, कुछ और उसके जो हैं खूबी की वजह से वो नाम है, या उसके पेरेंट्स ने उसको वो नाम दिया हुआ है। अब हम जाते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे हैं, शहरों का भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, इमारतों के भी नाम रखे होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि अली, ये प्रॉपर नाउन है, और होली कुरान ये भी प्रॉपर नाउन है, साहिवाल, पाकिस्तान, वर्चुअल यूनिवर्स, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। अब हमें बोलचाल में ये नहीं देखना होता कि ये प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है या कॉमन नाउन नहीं है, या नाउन है या नाउन सिरे से ही नाउन है या नाउन नहीं है, हमने कभी ऐसी बातों पर कभी गौर नहीं किया। तो चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने इस पे कमेंट्स कर दी हैं। हमें बोलचाल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको सारे को सिरे से स्किप कर दें तो आपको इंग्लिश लर्निंग का जो प्रोसेस है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब प्रॉपर नाउन भी हो गया। अब ये जो है इसके बाद मैंने ऊपर यही सारी चीज़ें आपको बता भी दी थी।
प्रॉपर नाउन हो गया। ये सिर्फ दो तीन नहीं है, इसमें और भी बहुत सी किस्में हैं ये नाउन के नाम पे। मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, पता नहीं। तो हमें ऐसी चीज़ों में उनको तो मेंशन इसने भी नहीं किया, उसको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी नहीं ज़रूरत नहीं थी। तो प्रॉपर नाउन भी हो गया मेरे भाई। और इसके बाद जो है रात का टाइम है, मैं इसलिए ज़रा दबा दबा बोल रहा हूँ ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। तो अब स्कूल का नाम जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, डिवीजनल पब्लिक स्कूल। स्कूल एक आम नाम है और डिवीजनल पब्लिक स्कूल एक खास नाम है। इसको प्रॉपर नाउन इस तरह से टाउन एक आम नाम है और जो फरीद टाउन है ये एक खास नाम है, प्रॉपर नाउन है। बुक एक आम नाम है, कुरान द होली कुरान ये जो है ये खास नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। चलो जी, हो गया जी। और उसके बाद जो है लैंग्वेज भी कॉमन नाउन है। लैंग्वेज कॉमन नाउन को हम स्मॉल लेटर से लिखें अगर वो फिक्रे के शुरू में नहीं आ रहा तो, क्योंकि हम तमाम सेंटेंस कैपिटल लेटर से या बड़ी एबीसी से शुरू होते हैं। पहला हर लेटर जो है वो बड़ा होता है। आई जिसका मतलब मैं होता है, ये हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, हमेशा बड़ी एबीसी से लिखा जाता है। अब प्रोनाउन भी हो गया। लैंग्वेज इंग्लिश जो है ये ख़ास नाम है, लेकिन ये लैंग्वेज है इसको स्मॉल लेटर से होना चाहिए था। ये एक आम नाम है। आम नाम जो है हम स्मॉल एबीसी से लिखते हैं और जो ख़ास नाम होते हैं उनका पहला हरफ जो है वो बड़ा कर देते हैं। जैसे साहिवाल है, पाकिस्तान है, इंग्लिश है, तो इनका पहला पहला लेटर बड़ा लिखा हुआ है। आई लिव इन साहिवाल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक हो गया। तो आई जिसका मतलब मैं होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और इसके बाद सिंगुलर जो है, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगा दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे बुक है तो बुक्स हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगी। बॉय है तो बॉयज़, टीचर है तो टीचर्स, हाउस है तो हाउस। और स्कूल से स्कूल्स बना लेंगे तो ये इनका यानी एस लगा देते हैं, या स की साउंड एंड में ऐड हो जाती है। साउंड भी स भी हो सकता है, ज भी हो सकता है, या इज भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हम एंड में ऐड कर देते हैं तो ये एक से ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारे जो हैं इसको आम नाम है, कॉमन नाउन है, इनको स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए था, ये गलती की उन्होंने, इनको शुरू से ही बड़े नाम से लिख दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें सिखाया ही है तो फिर कम से कम इसका ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। अच्छा जी, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन। यहाँ पे यही बात बताई गई है। जैसे बॉय को बॉयज़ बना दिया, टीचर को टीचर्स, पेंसिल को पेंसिल्स, गर्ल को गर्ल्स, पोएट पोएट्स, स्कूल स्कूल्स। ये वाहद जमा हो गया। ठीक है जी। सिंगुलर प्लूरल का मतलब है वाहद जमा। सिंगुलर एक को कहते हैं, प्लूरल ज़्यादा को कहते हैं, एक से ज़्यादा भी है। तो ब्रश ब्रशेस, इसमें जी साउंड ऐड हो गई, ई ईज की साउंड ऐड हो गई। बस बसेस। और इसी तरह से और भी हैं, बेंच बेंचेस, और क्लास क्लासेस, और बॉक्स बॉक्सेस, मैच मैचेस। अच्छा जी, उसमें जो छः की साउंड से, यस, आस की साउंड से, या ये होते हैं उनमें ईज करके ये साउंड जो ऐड आती है। ऑक्स, ये भी ईज हो जाएगा। ठीक है। मैच मैचेस, च की साउंड जो है जो एंड पे आ जाए तो भी। इस तरह से मोनाक्स, इसमें सिर्फ एस लगाया गया है और आर्क की साउंड के साथ एस लगा दिया जाता है। ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर इसकी कोई मिस्टेक हो भी जाए तो ये बड़ी मिस्टेक नहीं होती है। तो आप अगर आपको इसमें कोई दुशारी हो तो खाली ऐसे ही लगा दें तो भी हमें समझ आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और एनिमी से एनिमीज, वाई ख़त्म करके आई एस बना दिया गया है। और एंड में वाई आएगा। अगर उससे पहले ए ई आई ओ यू वगैरह ना हो तो वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं। तो एनिमी से एनिमीज पर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये टेक्निक आपको नहीं भी आती तो कोई कोई ख़ास मसला नहीं है। ठीक है। तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाता है, इससे पहले जो अल्फाज आते हैं वो हम बता देते हैं कि इसके बाद हम ज़्यादा चीज़ों वाली जो हम का जिक्र कर रहे हैं या कम चीज़ों वाली हैं। ठीक है। ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमने मेंशन करनी है या कम चीज़ें मेंशन करनी है, इसका हम जो है ऑलरेडी वो हम पता चल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है लेडी लेडीज, कॉपी कॉपीज, बेबी बेबीज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, कंट्री कंट्रीज। ये सारे वाहतम हैं। अब कुछ और भी हैं इसमें वाई से पहले
एक वोवल आ गया है, वोवल यानी इंग्लिश में जेर ज़बर को कहते हैं। तो वाई से पहले अगर आ ई ओ इस तरह की ये वाली साउंड्स हों, तो फिर जो है हम इसको खाली एस लगा देते हैं, वाई को आई ई एस नहीं बनाते। जैसे बॉय है तो बॉयज, की कीज, हॉलीडे हॉलीडेज, वैली वैलीज, मंकी मंकीज, डे डेज, टॉय टॉयज और मंकी मंकीज। तो ईज की साउंड ही ऐड हुई है, ठीक है। अगर हम इसमें ऊपर भी देखें तो उसमें ईज की साउंड ही हुई है, लेडी लेडीज। तो ईज की साउंड में फ़र्क लिखने में है, सिर्फ आता है कि हमने ऑयस की अगर साउंड आती है या ए की साउंड आती है तो हम उसमें खाली एस लगा देते हैं, पढ़ा वैसे ही जाता है। अब लीफ है, तो इससे पहले इसको जब जमा बनाएंगे तो लीव्स, लीव्स हो जाएगा, एफ को वी बना देंगे, ठीक है। तो कब बनाएंगे, अगर एफ से पहले आ जाता है ववल आ जाता है, यानी जे ज़बर ए ई आई ओ यू आ जाता है, तो तब करेंगे, एफ का वी बना देंगे और ई एस लगा देंगे। तो लीफ लीव्स, नाइफ नाइव्स, लाइफ लाइव्स, हाफ हार्म्स, शेल्फ शेल्व्स, शेल्व्स, थीफ थीव्स, वुल्फ वुल्व्स, वाइफ वाइफ्स। तो लिखने में है, एंड में हमने इसके एस साउंड ही ऐड की है। अब अगर एफ से पहले वोवल आ जाए, ठीक है, हाँ, तो फिर जो है हम एफ को वी नहीं बनाते हैं। ऊपर हमने जो पढ़ा है उसमें एफ से पहले वोवल तो है वह भाई, ठीक है। हाँ, ये याद रखने पड़ेंगे। रूफ रूफ्स, मैं दोबारा चेक कर लूँ। आई, हाँ, इसमें भी एफ से पहले वोवल आया हुआ है, तो उसको वैसे ये शेल्फ शेल्व्स, इसमें एफ से पहले वोवल भी याद ही रखना पड़ेंगे, इसका तो कोई, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाउन एफ ई या एफ पर ख़त्म हो, तो उसकी जमा बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा दें और उसकी जगह वी ई एस लिख दें। चलो, ये भी पता चल गया भाई, एंड में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, तो हम इसको कर लेते हैं, वी बना देते हैं। इसमें क्या है, अगर किसी का ऊफ या ईफ या डबल ई एफ या डबल एफ आ जाए तो फिर खाली एस लगाते हैं, वी ई नहीं बनाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बात है, बट नेवर माइंड, एंड बात वही है। हमने सी की जैसे बिलीफ बिलीफ्स, या कहीं बिलीव्स, बिलीव्स ही होता है, बिलीव नहीं होता। तो रूफ रूफ्स, सेफ सेफ्स। तो अगर हम इसको एस लगा देते हैं तो भाई ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं हमने सीखी, इस जैसे इंग्लिश गलत हो जाए, जिसकी खड़ावर्दी से इंग्लिश गलत हो जाए। मैंने तो अभी तक कोई इनका कोई खास ध्यान ही नहीं रखा। बस तजर्बे से कह देते हैं कि भाई यहाँ एस लगाना है या एफ को वी ई बनाना है, ठीक है। तो इतनी गहराई तक हम नहीं सोचते, तो अंग्रेज भी नहीं सोचते, हम क्यों सोचें। अब हम आते हैं, कुछ याद रखने पड़ते हैं, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन है, इनका कोई फार्मूला नहीं लगता, आप डायरेक्ट इनको याद रखें। और जैसे आप अंग्रेजी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। मैन, मैन को मैन कह देते हैं ज़्यादा हो जाए तो, टूथ को टीथ, माउस से माइस, ठीक है। और वुमेन से वुमेन, फुट से फीट, ऑक से ऑक्सन, पर्सन से पर्स पीपर। हाँ, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो है, ये वाहदमा बनाने के लिए असल में जो टीचर होते हैं वो फिर हम बताते हैं कि एक तरह से इंप्रेशन देते हैं, उनको बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ये जो लेसन था नाउन वाला, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस यही इम्पोर्टेंट था कि चीज़ों के नाम होते हैं, और ये भी नहीं था इम्पोर्टेंट, ठीक है, किस चीज़ को क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। ए को तो क्या कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, बस उसमें एस लगा देते हैं और दैट्स ऑल। कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। नहीं भाई, अब प्लूरल वर्ड्स से ख़त्म हो गया। ये यूनिट नंबर 2 आ गया, इज एम आर वाज वर एंड विल। ये जो अल्फाज हैं ये उन्होंने बताए तो हुए हैं। अम, हमें मैं पूरी ये अब बता देता हूँ, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कुछ अल्फाज हैं, ठीक है। यहाँ पे
उनको उस तरह से मेंशन तो नहीं किया गया। ये कुछ अल्फाज ऐसे ही बताए गए हैं कि जिनको हम यूज़ करते हुए एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें किसी काम का कोई जिक्र नहीं होता, बल्कि ये खुद ही बड़ा जो है यानी होने का जो प्रोसेस है उसके के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। आगे एक्सपीरियंस जो है ट्रांसलेशन में आएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। तो वैसे मैं आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की निशानियां बता देता हूँ, जो कि बड़ी अहम है, आपको याद रखनी चाहिए। उर्दू में तो हमने याद रखी हुई हैं। ठीक है, मसलन हम क्या करते हैं, अगर मौजूदा ज़माने की बात करनी हो तो फिक्र के आखिर में है या हैं या हूँ या हो लगा देते हैं। ये चार अल्फाज हैं, ये हमने सीख लिया किताबें पढ़ पढ़ के भाई। है, हैं, हूँ, हो, इसका मतलब प्रेजेंट होता है। और था, थी, थे, या एंड में आ ई ए की साउंड हो तो ये भी ये पास्ट हो जाता है। और गा गे गी की साउंड हो तो ये फ्यूचर हो जाता है, मुस्तकबिल हो जाता है। तो ये बातें हमने सीखी हुई हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें ये सिखाई नहीं जाती, हमें ये सीखनी चाहिए। ये इनको हम निशानियाँ कहते हैं, साइंस हैं, और ये इंपॉर्टेंट हैं, और इसी को टेंसेस कहते हैं। तो टेंसेस बेसिकली ज़माने हैं जो हमें बताते हैं कि हम जो फिक्र बोल रहे हैं या सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, इसका कौन से ज़माने से ताल्लुक है, प्रेजेंट से है, पास्ट से है, या फ्यूचर से है। तो उर्दू में तो है, हूँ, हो से हम पता चला लिया कि ये प्रेजेंट है, हाल है, और वाज वर माजी है। तो हमें मुकम्मल तौर पे जो है हम प्रेजेंट, उर्दू में तो है, मीनिंग यहीं पे पता चल गया है, लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलता है। तो मुकम्मल तौर पे ये है, इसमें इज़ एम आर आता है। जिस सेंटेंस में इज़ एम आर आ जाता है वो प्रेजेंट होता है। या सेंटेंस में हैज़ है आ जाए तो भी प्रेजेंट है। और क्या कहेंगे उसको, सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म आ जाए, एस प्लस वन मैं कहता हूँ इसे, तो भी प्रेजेंट है। और कैन आ जाए तो भी प्रेजेंट है। यानी 7 निशानियाँ हैं, इज एम आर, हैज़ हैव, एस प्लस वन, कैन। तो आप लिख लें कहीं, ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ करें। मैंने इसको वैसे मेंशन करूँगा आगे जाके। इज एम आर, हैज़ हैव, एस प्लस वन, कैन, ये प्रेजेंट होता है। और पास्ट क्या होता है, वाज वर हैड, एस प्लस टू, कुड, ये है पास्ट होता है। और विल शैल जो है ये फ्यूचर होता है। अगर विल शैल नहीं है तो फ्यूचर जैसा हो सकता है, फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, ख्याल समझ के फ्यूचर कर लें, बाकी ये फ्यूचर नहीं होगा। अब ये जहाँ यहाँ पे ट्रांसलेशन की हुई है, हम उर्दू भी देख रहे हैं, हम इंग्लिश भी देख रहे हैं। तो जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ें, और बिल्कुल इस चीज़ की परवाह ना करें कि आपका तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन ठीक है या ठीक नहीं है। अगर इस चक्कर में पड़ गए तो आपने आपसे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। जब आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना तो आपने फिर ज़्यादा सीखना भी नहीं है। तो अगर एक ही लाइन पे आप घूमते रहेंगे तो ये आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। किताबें पढ़ने से या हमारे जो टीचर्स हैं उनकी मदद से होता यूँ है कि हमारा सीखने का प्रोसेस स्लो हो जाता है, और बहुत स्लो हो जाता है, और उसके स्लो होने से हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और हमें यही होता है, हमने गलत बोल रहे हैं। हम जब हमें ये एहसास होता है कि हम गलती कर रहे हैं तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। भाई आप जब कुछ पढ़ रहे हैं तो आप गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो है लबो लहज़ा अंग्रेज़ों जैसा हूबहू नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा होता है कि कब कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लोग जो हैं इंग्लैंड जाके कुछ 4-5 साल बाद जब वापस आते हैं तो अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं। तो उन्होंने इस दौरान 4-5 साल वहाँ जाके जब अंग्रेज़ी बोली है तो उनके जो मसल्स हैं, मुँह के मसल्स जो हैं, और हड्डियाँ और जबड़े जो हैं, उनकी अ, उनके जो बोलने के अंदाज़ हैं वो करीब तरीन हो गए हैं, या उसके गले के जो वोकल हैं, गले का जो साउंड सिस्टम है वो थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई हो जाता है। तो बहुत से अल्फ़ाज़ जो हमने नहीं ज़िंदगी में बोले होते, जब पहली दफ़ा बोलते हैं तो हमें दुश्वारियाँ होती हैं। तो जैसे अरबी जो है वो डॉक्टर नहीं कह सकता, वो डॉक्टर ही कहता है। ठीक है? तो इस तरह से ईरानी भी जो हैं उनकी लैंग्वेज में भी टे नहीं है फ़ारसी में, तो वो भी जो है टे का इस्तेमाल सिर्फ इंडिया में है, तो या अंग्रेज़ी में भी है। तो इस तरह की जो है वो पेचीदगियों की वजह से या हम दुश्वारी होती है कुछ ख़ास किस्म की आवाज़ें निकालने में। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा हमें आवाज़ें निकालने में दुश्वारी तो नहीं होती है, अलबत्ता जो हैं उनको, मैं कहना चाह रहा था, मेरे ज़हन से बात निकल गई है। हाँ, या उनको सीखने में या महारत हासिल करने में कुछ टाइम लग जाता है। तो जैसे-जैसे आप ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो मुँह के मसल्स हैं और जबड़े जो हैं या गला जो है, इसमें से कुछ मखसूस आवाज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं।
इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम अंग्रेज़ी जल्दी सीख जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखें तो उसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंप्यूटर की मदद से वो वैसा ही लिया गया है जो कि क्योंकि वो कंप्यूटर है और उसमें अंग्रेज़ों जैसा ही तलफ़्फ़ुज़ में उसमें बताया गया है। और मैं भी काफ़ी बाज़ औक़ात मैं खुद भी उसमें से कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ कि भई ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे बोलना था। मिसाल के तौर पर एक एनालाइज़ इसमें या एनालाइज़ ये इस तरह का जो वर्ड आता है कि किसी चीज़ का जायज़ा लेना, क्या कहते हैं उसको कि छान-बीन करने के मायने में आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि क्या कहूँ, एनालाइज़ करना, तज्ज़िया करना, ठीक है? तो हम यानी उसका जो जुज़ अलहदा करके तो हम उसका जायज़ा उसको देखते हैं। तो तज्ज़िया करना जो है वो एनालाइज़, तो ये एनालाइज़ मैं अक्सर कहा करता था वो लिखा भी एनालाइज़ ही होता है क्योंकि एस के बाद ये आ जाता है। तो वाई को अगर ऐसी सूरत होती है तो वाई को अक्सर प्रॉपर ही पढ़ा जाता है। तो लेकिन वो जो मैंने जो सुना वो एनालिसिस नहीं है, वो एनालिसिस है, एनालिसिस, ठीक है? तो एनालिसिस जो है वो भाई ये भी एक प्रोनाउंसिएशन है, मिलता जुलता तो है। चलें, आई विल चेंज माई सेल्फ, मैं इसको एनालिसिस की बजाय एनालिसिस कह दूँगा। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी अंग्रेज़ को हमारा जो एनालिसिस नहीं समझ आता तो पूछ लेगा, हम उसको लिख देंगे, वो हमें करेक्ट कर देगा और दैट्स ऑल। लेकिन इससे ये है कि जो मैंने उसको एनालाइज़िस बनाया हुआ था, उसकी वजह ये था, एना भी ठीक था, लाइज़ क्योंकि एनालाइज़ होता है, एनालिज़ नहीं पढ़ते। तो अगर ऐसे पढ़ते हैं तो स्पेलिंग फिर चेंज हो जाते हैं। तो जिस तरह से मैंने याद याद किया हुआ था तो उससे ये हुआ कि मुझे स्पेलिंग याद रहते थे कि हमारा ज़्यादातर लिखने से तल्लुक़ होता है, बोलने से कम होता है। अच्छा जी, ये एक बात आ गई। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप उर्दू बिल्कुल ना पढ़ें जब आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ें, ठीक है? और इंग्लिश को खामोश रीडिंग इसकी ना करें, बोल के करें, ठीक है? ताकि आपके जो लिप्स हैं उनकी अच्छी खासी जो वर्जिश एक्सरसाइज जो है वो हो जाए और वक्त पढ़ने पर वो आपकी हेल्प करें, आपको लफ्ज़ अल्फाज को बोलने में आसानी हो जाए। अंग्रेज़ों के बहुत से अजीब-ओ-गरीब नाम जो हैं वो हमें बोलने में वो पढ़ने में और लिखने में भी दुश्वारी होती है। चलो मैं अंग्रेज़ों के तो हम शायद पढ़ ही लें, जर्मन हैं और रशियन हैं, उनके नाम जो हैं तो बिल्कुल एक-एक वर्ड को हम इतना सोच-सोच के बोलते हैं, हालाँकि लिखा तो इंग्लिश में ही होता है। लेकिन हमने वो आवाज़ें पहले से कभी निकाली ही नहीं होती, हमारा मुँह, हमारे लिप्स वो ट्रेन ही नहीं होते उन अल्फाज़ों को प्रोनाउंस करने के लिए। अच्छा, तो ये कुछ वजूहत होती हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अच्छा इंग्लिश जो है मैं अपना ज़ाती तजुर्बा ये बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश को कभी ट्रांसलेट नहीं किया। हालाँकि हमारे स्कूल में ट्रांसलेशन की जाती है उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू। मैंने सारी ज़िंदगी जो है इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेट नहीं किया। अलबत्ता बच्चों को मैं कर देता होता हूँ और कुछ बेसिक्स जो हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रखे हुए थे और अभी भी रखे हुए हैं। तो ये जो है, बाकी मैं फुल ट्रांसलेशन इंग्लिश की मैंने कभी की नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट ये है कि मुझे इंग्लिश बोलने में आसानी हुई और नाउ अब भी मैं बोल सकता हूँ। तो मुझे मैंने कंट्रीज भी फिरे हैं, 5-6 कंट्री फिरे हैं, तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होती, बल्कि मेरी इंग्लिश बहुत सारों से अच्छी है। अंग्रेज़ों की तो अपनी इंग्लिश भी अच्छी बुरी होती है, हमारी उर्दू एक दूसरे से अगर कंपेयर कर लें, एक टीचर की दूसरे टीचर से अच्छी होती है। तो ये तो चलता रहता है, ये इट नेवर एंड्स, इसका कोई इख्तिताम नहीं है। तो कितनी अच्छी है, हम इसको कह सकते हैं बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर लोग इम्प्रेस हो रहे हैं तो बहुत अच्छी है, नहीं इम्प्रेस हो रहे तो फिर भाई देखो, लोगों में भी फॉल्ट हो सकता है जिन्होंने इम्प्रेस होना है। अच्छा जी, अब आगे हैं, तो हमने इसको पढ़ा है, आपने उर्दू नहीं पढ़नी। उर्दू की, हाँ, किसी इंग्लिश या भी जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं समझ आई, उसको एक नज़र देख लें। उर्दू पढ़ना, उर्दू को देखना, इसमें फ़र्क है, ठीक है? उर्दू को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू को देखें सिर्फ, ताकि आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए। आपने जो पढ़ना है इस सेक्शन में वो है आई एम लॉयर। आज इसमें जो लिखा लायर है, हम लॉ ही पढ़ते हैं और लॉयर भी पढ़ते हैं, हम तो अंग्रेज़ी में जो है अ, इसको लो पढ़ते हैं, ठीक है? लो, लॉयर। तो हम ऐसे सुन लेते हैं तो हम भी ऐसे एंड वाली की साउंड खा जाते हैं। तो लॉयर, आई एम लॉयर, ठीक है?
तो लायर क्यों नहीं कहते? लायर का मतलब झूठा होता है, इसलिए वो लायर को प्रोनाउंस नहीं करते, तो वो अपने लोअर कह देते हैं। आई एम लोअर। इसी तरह से मॉर्निंग और मॉर्निंग, ठीक है, लिखा मॉर्निंग होता है तो पढ़ते उसको मॉर्निंग है। मॉर्निंग के एक और वर्ड है MOURNING, तो उसमें अगर यू ऐड हो जाए तो इसका मतलब है रो पीटो, रोना पीटना, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग का मतलब अच्छी तरह रोना पीटना, तो ये सुबह बखैर कहने के बजाय ये बददुआ बन जाती है कि तेरे तुझे रोना पीटना ही लगा रहे, गुड मॉर्निंग। तो अंग्रेज हैं वो इस चीज़ को माइंड करते हैं, उनको गुड मॉर्निंग है तो वो नाराज़ होते हैं, तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। लिखते वो मॉर्निंग है, पढ़ते वो मॉर्निंग है। इस तरह लिखते ये ला है तो पढ़ते हैं ये लो है, ठीक है, लो। क्योंकि उन्होंने लोअर बनाना होता है तो इसके लोअर, ठीक है, आई एम लोअर। और राइट, इसमें बात हैप्पी है, शी इज़ हैप्पी। अच्छा, ये एक और मैं बात बताऊं, जब आप कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं इंग्लिश का, एंड वाली साउंड दबा दिया करें और पहली वाली जो साउंड है उसको लंबा कर लें थोड़ा सा, तो ये काफ़ी हम हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें स्पीच में गैप्स आ जाते हैं, जो कि बड़ी हद तक 100% नहीं तो 40, 50, 60% वो अंग्रेज़ों के लबो लहजे से के करीब करीब हो जाते हैं। मसलन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, एंड वाली जो साउंड है वो मैंने दबा दी, इंटेलिजेंट। स्टूडेंट, टू को मैंने लंबा किया है, डेंट को मैंने छोटा कर दिया। So he is an intelligent student, right? अब इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, अगर पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो आपका तरीका है he is an intelligent student, ये भी चलता है, सबको समझ आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is your fault, it is your fault, ये fault लिखा हुआ है, fault कह दें, all right, it's your fault, okay? We are safe, we are safe, safe, okay? You are busy, busy. They are brave, they are brave. तो पहली साउंड को लंबा कर लें, एंड वाली साउंड को दबा दें, तो ये भी एक टेक्निक है। मुझे तो इसका कोई क्रेज़ नहीं है प्रोनाउंसिएशन का ज़्यादा। अब इसमें जो है नोट जो हैं, ये जो भी हम कुछ वर्ड पढ़ते हैं, अभी मेरा जो टीचिंग मेथड वो इसमें नहीं आया है, तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है, सारी अंग्रेज़ी मुश्किल नहीं होती। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, 24 वर्ड्स हैं जो इसकी फाउंडेशन है, बेस है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए, और जिस तरह से मेंशन किए जाना है उस तरह से वो मेंशन नहीं किए जा रहे। मेंशन तो वो होंगे, ठीक है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से, और जितने वो इम्पोर्टेंट हैं उनकी इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट नहीं किया गया। यह भी एक वजह है कि हम ज़्यादा टाइम लेते हैं इंग्लिश को सीखने में। मिसाल के तौर पर ये इज़ एम आर, ये 24 मैंने वर्ड बताए तो उनमें से 3 इज़ एम आर भी हैं। ये वाले अल्फाज जो हैं ये ज़माना हाल को ज़ाहिर करते हैं, ये भी 3 जो आपके पास है। और ये हमें ये भी बताते हैं कि हमने नॉट कहाँ लगाना है, नॉट इनके फ़ौरन बाद लगेगा, ठीक है। और इन्हीं अल्फाज को अगर आप शुरू में ले जाएंगे तो आपका सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा, जैसा कि आगे आएंगे ये। और दूसरा ये हमें बताते हैं कि अगर हमने फॉर्म यूज़ करनी है तो इनके बाद या तो इंक फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है। इस बात को हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम जो जैसे लिखा हुआ है इसको कर लें। इसमें हमें बताया है नॉट कहाँ आना है, तो इज़ एम आर के फ़ौरन बाद नॉट लग जाता है। तो आई एम नॉट ए लॉयर, शी इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। हम उर्दू में इसको नॉट पढ़ते हैं, नॉट नहीं है, नोट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो अगर इसमें ई आ जाए तो नोट बन जाता है, ठीक है। तो नोट, नोट और नोट, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो छोटे मोटे फ़र्क जो है नज़रअंदाज भी हो जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसको नॉट भी कह दें तो भी चलता है, नोट भी कह दें तो भी चलता है, लेकिन ज़्यादा फैशनेबल ये है कि नोट, और जो सादा तरीका है वो नॉट ही है। वी आर नॉट सेफ, वी आर नॉट सेफ, दोनों तरह से ही ठीक है। तो हमने सीखा क्या कि हमने अंग्रेज़ी के अल्फाज पढ़ने हैं और हमने उर्दू को सिर्फ देखना है, उर्दू को हमने पढ़ना नहीं है। आप जो हैं जब तक इंग्लिश सीख रहे हैं उर्दू को अपने निकाल दें कि हम कि उर्दू भी हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। उर्दू हम बोलते नहीं हैं, हमें नॉर्मल बोलनी तो पड़ी जाती है जब हम उठते बैठते हैं,
अच्छा, एक बात और भी मेरे ज़हन में आई है, पहले भी थी, कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए किताबों के अलावा हमें एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। किताबें हमें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? देखें, लोग जो हैं माहौल से सीखते हैं। अगर हम किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो नेचुरली आप वहाँ से कुछ अल्फाज जो हैं वो सीख जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ पे माहौल मिल जाता है, दुकान पर जाते हैं, अंग्रेज़ी बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं है, तो हम जाके वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो हर रोज़ क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है, हम कुछ ना कुछ पिक करते रहते हैं। अब अगर हम इंग्लैंड में नहीं हैं, पाकिस्तान में तो सारे उर्दू बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाला तो कोई दूर दूर नहीं मिलेगा आपको। तो बोल सकता है, वो वैसे ही नहीं बोलेगा। ठीक है। वो उसको तौहीन समझता है किसी लर्नर के साथ अंग्रेज़ी बोलना। तो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, वैसे में ये मसला मेरे साथ भी था। तो मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को अलग कर लिया। और वो मेरी इस तन्हाई में सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ता था और कुछ नहीं पढ़ता था। उर्दू मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, ना सुनी, ना लिखी, ना पढ़ी, छोड़ दी एकदम से। तो ये एक राज है जिससे मैंने इंग्लिश सीखी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो किताबें पढ़ना जो है इंग्लिश की, वो अच्छा है। और आपने चूँकि लैंग्वेज सीखनी है, आप सिर्फ लैंग्वेज ही की किताब सीखें। इसमें छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इन्हीं को आप यूज़ करें। मज़ीद फ़लसफ़ा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या शायरी या किसी और टॉपिक पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलचाल में तो यही होता है, यही चीज़ें काम आती हैं। हम जो हैं आगे चलें। ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी होगी। अच्छा जी, इसमें भी नहीं का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर वाला जो जारी है, कंटिन्यू है। तो यू आर नॉट बिजी, दे आर नॉट मैड। ओके। तो और फिर जो है ना, हाँ, ये मैंने बताया था, इस एम आर को शुरू में ले जाएं तो ये बन जाता है आपका सवालिया फिक्रा। तो इज शी हैप्पी, इज ही इंटेलिजेंट, इज इट योर फॉल्ट, आर वी सेफ, आर यू बिजी, आर दे मैड। ये जो है आपने इसी तरह से अंग्रेजी को पढ़ना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। सुनना भी यही है, पढ़ना भी, रिकॉर्डिंग कर लें बेशक। आगे चलते हैं जी। इज शी नॉट हैप्पी। अच्छा, अब ये है, सवालिया भी है और इसमें मनफी भी है, यानी नॉट भी यूज़ करना है, सवालिया भी बनाना है। तो शी इज़ नॉट, इसको हम खींच के बाहर ले गए हैं, तो ये बन गया है। तो इज शी नॉट हैप्पी, वाई इज शी नॉट हैप्पी, इज इट नॉट योर फॉल्ट, हाउ इज इट नॉट योर फॉल्ट, वाई आर यू एब्सेंट टुडे। अब ये क्या, क्यों, कैसे की इंग्लिश हमेशा पहले आती है। ये सवालिया फिक्रा जब बना रहे होते हैं, क्या, क्यों की इंग्लिश पहले आती है। तो वट जो है उसको हम कब यूज़ करते हैं और कब नहीं करते, क्योंकि बहुत से जितने भी सवालिया फिक्र होते हैं उसमें क्या तो आ ही जाता है। मसलन अगर हम किसी चीज़ के बारे में पूछें, मतलब तुम क्या लिख रहे हो, क्या खा रहे हो, तो फिर तो हम वट यूज़ करते हैं। अगर हम किसी काम के बारे में पूछें, तो मतलब तुम क्या काम करते हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो फिर हम वट को यूज़ नहीं करते। नहीं, वो तो ठीक है, क्या पढ़ रहे हो, क्या था मेरे जहन से निकल गया भाई। हाँ, हाँ, वह है, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। ठीक है, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। दूसरे वाले में मैं किस चीज़ का पूछ रहा हूँ, पहले वाले में मैं ये पूछ रहा हूँ उसके काम के बारे में। जब काम के बारे में पूछूंगा तब मैं व्हाट यूज़ नहीं करूंगा, जब मैं चीज़ के बारे में पूछूंगा तब व्हाट यूज़ करूंगा। आई एम सॉरी, मैं साथ बिस्किट खा रहा हूँ इसलिए अब बाद में फ़र्क पड़ गया है। रात का टाइम है, थोड़ा भूखा भी महसूस कर रहा था, बिस्किट पड़े थे, मैंने कहा चलो खा लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। वाई इज शी नॉट हैप्पी, ये सारे पढ़ लिए। तो क्या, क्यों, कैसे के इंग्लिश सेंटेंस वाले बेसिक सेंटेंस सेम ही रहते हैं, बस शुरू में वाई वेयर वेयर, तो हमें इनके फिर आंसर देने होते हैं। चलें, वाज वर, वाज का मतलब था, एक चीज़ का जिक्र कर रहे हो तो वाज लगाएं, ज़्यादा है तो वर लगाएं। यू के साथ हमेशा वर लगेगा, एक हो या ज़्यादा हो। बाकी अगर एक है तो वाज, ज़्यादा है तो वर। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, आई, ही, शी, ये सारे एक ही हैं। इट भी है, इट वाज होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, यू के अलावा।
यू के साथ हमेशा वर आता है, एक हो तो या ज़्यादा हो। अब फिर इंग्लिश उर्दू आ गई। उसी तरह से है आई वॉज फ्री, या मुझे पता चल गया वाज से, वाज वर हैड एज प्लस टू कुड वुड, ये पास्ट की निशानियां 6 हैं। तो वाज वर आ रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट है। तो आई वॉज फ्री, शी वॉज हैप्पी, he was an intelligent student, it was your fault, we were hopeful, you were busy, they were in the garden। अब इसमें में पर से ये वाले अल्फाज भी इस्तेमाल होने शुरू हो गए। ओके, they were in the garden। आगे है नॉट लगाया हुआ है, तो वाज वर के साथ ही नॉट लगेगा। आई वॉज नॉट फ्री, शी वॉज नॉट हैप्पी, they were not tired, Ali was not absent, you were not busy, it was not your fault। Okay, fault, your fault, it was not your fault। ओके, अब सवालिया बनाने के लिए वाज वर को शुरू में ले जाते हैं। तो वाज शी हैप्पी, लहजा भी थोड़ा सा सवालिया अब कर लेते हैं। वाज शी हैप्पी, वर दे टायर्ड, वर यू बिजी, was it your fault, was Ali absent yesterday, was you not busy। ओके, तो इसमें वही पहले वाली टेक्निक दोहराई गई है, सिर्फ इज़ा मार की जगह वाज वर आ गया। आगे है was she not happy, um, how was it not your fault, were they not tired, why were you absent yesterday। so इसमें क्या क्यों की इंग्लिश पहले लगाई। अब ये ये है मेरे ख्याल में, कुछ सेंटेंस बनाया मैं, उन्होंने कहा कि इनका इंग्लिश में तर्जमा करें। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, वगैरह वगैरह। बनाने के जुमले के शुरू में कहा जाता है जैसे कि तुम्हारे पास किताबें हैं, क्या तुम्हारे पास किताबें हैं। तो ये वैसे इंग्लिश है, कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है, नहीं तो किसी की हेल्प लेके काम किया जा सकता है, लेकिन मैं तो ये एडवाइस करूँगा अभी हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी किसी एक्सरसाइज से गुजरने की कि हम अपने आप को टेस्ट करें। देयर इज़ नो नीड कि स्टेज में, तो वैसे टेस्टों के हुए ही खिलाफ। आप मेहनत करें बस, ठीक है। वो पढ़ लिया, आपको जो इंग्लिश लिखी जो पढ़ते हैं बस उनके मीनिंग आने चाहिए, उसकी समझ आनी चाहिए। अगर इक्का दुक्का नहीं भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट इज ही ईटिंग। ओके, और अब आते हैं विल बी की तरफ। विल है या विल बी, खाली विल भी हो सकता है, विल बी भी हो सकता है, ये मुस्तकबिल है। तो हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। इंग्लिश में 3 अल्फाज अगर ना होते तो अंग्रेज़ी हर कोई सीख जाता। आपको ये सुनकर हैरत हुई होगी, शायद ना ही हुई हो, क्योंकि हर रोज़ ही हमें बहुत बहुत सारे सरप्राइज़ मिल रहे हैं। तो हो सकता है ना ही हैरत हुई हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है कि बी, बीन, बीइंग, ये 3 अल्फाज अगर इंग्लिश में ना होते तो किसी को इंग्लिश सीखने के लिए किसी टीचर की, किसी किताब की शायद ज़रूरत पेश ना आती। क्योंकि ये वाले जो 3 अल्फाज हैं, ये है जो कुछ हमारे सारे सिस्टम को चेंज करके रख देते हैं। और जो भी हमारे यहाँ इंग्लिश बोलता है या टीचर है या जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो बी, बीन, बीइंग का गलत इस्तेमाल नहीं करता। इनको अच्छी तरह से वो इस्तेमाल करता है, और इनको सीखने का किसी बुक में कोई तरीका नहीं बताया गया होगा। तो ये एक चैलेंज है। अ, उसके लिए मुझे कुछ वजाहतें करना पड़ती हैं। तो यहाँ पे चूँकि इसको इग्नोर किया बहुत लाइटली लिया जाता है, लेकिन आप इसको लाइटली ना लें। बी, बीन, बीइंग जहाँ आएगा आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे इंग्लिश समझने में दुश्वारी होगी। यहाँ पे जो बी का इस्तेमाल हुआ है वो ज़रा आसान तरीके से हुआ है, ठीक है। और यही 3 वर्ड ये यूँ समझने के बंदे को नॉकआउट कर देते हैं, बंदे की दिलचस्पी खत्म हो जाती है और वो अंग्रेज़ी सीखने से भाग जाता है। ये 3 अल्फाज ये दुश्मन हैं इंग्लिश लर्नर्स के लिए। अब हम जो हैं आपको मज़ीद इसके बारे में कोई मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर है 0301 460 4168। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, मेरा नंबर सेव कर लें 0301 460 4168। अब्दुल वहीद मेरा नाम है, आप इसको सेव कर लें। और ज़रूरत पड़े तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट
टू उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। तो किसी वक्त कोई ट्रायल क्लास भी अगर मुझे हो सकता है बनाना पड़े तो मैं वो कर दूंगा। क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करना पड़ते हैं, कुछ हमारे आइडियाज़ हैं वो चेंज करने हैं। मिसाल के तौर पर अम, हम जो है स्कूल में सीखते हैं प्रेजेंट के चार मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस सीखते हैं जिनको हम टेंसेस कहते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जो इन अल्फाज से वाकिफ़ हैं उनके तो उनके लिए है, जो नहीं वाकिफ़ उनको इन अल्फाज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि ये भी कोई चीज़ है। तो जैसे नाउन को मैं कहता हूँ इग्नोर कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है नाउन को याद रखने की। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस वगैरह को भी इग्नोर कर दें, इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये मिसलीडिंग भी है। ठीक है, हम प्रैक्टिकली प्रेजेंट के चार मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस यूज़ नहीं करते हैं, हम 10 मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस यूज़ करते हैं। उनमें 5 ऐसे होते हैं जिसमें काम करने वाला मौजूद होता है, 5 ऐसे होते हैं कि या तो काम करने वाला होता नहीं। अगर काम करने वाला नहीं है तो ही हमें पैसिव वॉइस टाइप सेंटेंस बनाना चाहिए। तो हम उनको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। तो मैं इनको एक्टिव वॉइस यानी जानदार और पैसिव वॉइस यानी बेजान सेंटेंस कहता हूँ। यानी जानदार सेंटेंस में किसी काम करने वाले का पता होता है और उसका शुरू में ही जिक्र हो जाता है, और जो बेजान सेंटेंस होते हैं उसमें काम करने वाले का नहीं पता होता। मसलन खत लिखा जाता है, इसमें काम करने वाले का नहीं पता। वो स्कूल जाता है, इसमें काम करने वाले का पता है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये 10 सेंटेंसेस जो भी जिनका मैं जब मौका नहीं है कि मैं उनको यहाँ पर लिखूँ या एक्सप्लेन करूँ, फिर तो मैं ये बुक है इससे ज़रा हट जाऊँगा। तो अगर आपको ये 10 सेंटेंस इंग्लिश से उर्दू कर दें, उर्दू से इंग्लिश कर दें, तो आप समझ लें बी बीन बीइंग जो है वो आपके काबू में आ गया, वरना कोई तरीका नहीं है इसको काबू में रखने का। अच्छा जी, और अगर आपने बी बीन बीइंग सीख लिया तो समझ लें आपको बहुत ज़्यादा एतमाद मिल गया। क्योंकि हमारे यहाँ जो बी बिन बीइंग का सही इस्तेमाल करता है, मेरे साथ अगर नहीं बोलते हुए अगर कोई बी बिन बीइंग का ठीक इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद ही समझ जाता हूँ कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर है। और आप भी देख लीजिए, जिसको बी बिन बीइंग का सही इस्तेमाल नहीं आता वो स्टूडेंट है, और जिसको बी बिन बीइंग का सही इस्तेमाल आता है वो टीचर है। कुछ कहने पढ़ने की परखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट, आप देख लीजिएगा, मैं बी बिन बीइंग का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। करूँ तो मुझे बता दीजिए, हो सकता है आप ठीक ही कह रहे हो। अच्छा जी, शी विल बी एंग्री विद मी। तो विल और ये है फ्यूचर में, विल और शैल अगर है तो फ्यूचर है, विल क्योंकि यही दो ही निशानियां फ्यूचर की, विल और शैल। अगर विल शैल नहीं है तो ये फ्यूचर नहीं होता। फ्यूचर जैसा हो सकता है, इसको खींच खांच के फ्यूचर बना लें। फ्यूचर ये होता है कोई काम हम उसका पहली दफ़ा जिक्र कर रहे हैं, मुस्तकबिल के मतलब की काम है उसका पहली दफ़ा जिक्र कर रहे हैं, और ये गारंटी है कि वो काम अभी नहीं हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप विल शैल यूज़ करें, वरना आप विल शैल को यूज़ ना करें। हो सकता है आपका वो गागेगी वो उसका तल्लुक माजी से हो, पास से हो। मसलन मैंने कहा मैं जाऊंगा, अब मैं ये बात पहली दफ़ा नहीं कर रहा, ये मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, और मैं हवाला दे रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि मैं जाऊंगा। तो इस सूरत में क्योंकि मैं बात रिपीट कर रहा हूँ तो ये पास्ट हो जाता है, हम फिर विल शैल नहीं यूज़ करते, फिर हम वुड यूज़ करते हैं। क्लियर? अगरचे कि उर्दू में उसके एंड में गागेगी ही आता है। अब हम आगे चलते हैं। तो आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, उर्दू सिर्फ देखनी है, पढ़नी नहीं है। नहीं समझ आई, आप उर्दू देख लें। ठीक है। शी विल बी एंग्री विद मी। आई विल बी बिजी टुमारो। दे विल नॉट बी हैप्पी। आई विल नॉट बी एट होम टुमारो। शी विल नॉट बी एंग्री विद मी। विल शी बी इन पाकिस्तान नेक्स्ट वीक। यहाँ पे मैं बता दूँ बी का आसान इस्तेमाल है। बी का इस्तेमाल उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब इसके साथ फॉर्म में आती है। मिसाल के तौर पर मुझे पता है बी के बाद अगर फॉर्म आएगी तो या तो वो इंक फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी, और कोई फॉर्म इसके साथ नहीं आएगी। तो ये एक बात है जो मुझे पता है, और अक्सर लोगों को इसका नहीं पता होता, और वो नहीं फैसला कर पाते कि उन्होंने जो फिक्रा पढ़ा है वो ठीक है या नहीं ठीक। अच्छा जी, हाँ, ग्रामर का भी ये है, चूँकि हम बहुत सा हिस्सा ग्रामर से रिलेटेड है। तो बहुत से लोग आपको ये कहेंगे आपको टेंसेस नहीं आते, आपको ग्रामर में नहीं आते। ये हार्डली आधे घंटे का जो है ये कोर्स है। जिसने भी करना हो मैं फ्री में करा दूंगा। ठीक है, इसके कोई पैसे नहीं लूँगा। टेंसेस और ग्रामर
ये मुझे पढ़ाने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, आधे घंटे से भी कम, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाऊं तो आधा घंटा होता है। हाँ, आपको समझने में कितनी देर लगेगी ये मुझे नहीं पता। अगर आप तेज़ हैं तो जल्दी सीख जाएंगे, और वाकई अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश से कोई, फिर तो आप जल्दी सीख रहे हैं। अगर आप टीचर हैं तो भी मेरी बात जल्दी सीख जाएंगे, अगर आपने सीखनी हुई तो। ठीक है। तो अगर आपने नहीं सीखनी तो फिर आपकी मर्ज़ी है भाई, उसका तो मैं नहीं कर सकता। या आप पूरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, या जो मैं बताता हूँ उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ग्रामर आपके हाथ में नहीं आने वाली। तो भाई ग्रामर जो है, एक सेंटेंस जो मुझे रहनुमाई करता है कि ग्रामर क्या है। अब बहुत से लोग कहें जी आपको ग्रामर नहीं आती, मुझे भी कहते हैं आपको होता है, वो उनको बड़ी तशवीश होती है कि इसको ग्रामर आती है कि नहीं आती। तो मैं चूंकि ऐसे अल्फाज जो ग्रामर में यूज़ होते हैं मैं उनको अवॉइड करता हूँ, बल्कि उनको सपोर्ट नहीं करता। अभी मैंने कहा कि नाउन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्ब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो समझते हैं शायद मैं ग्रामर के अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो ये तो ग्रामर है ही नहीं, ये तो ट्रिक है। ठीक है। दूसरे को गलत साबित करने के लिए कुछ चालाकियाँ हैं। तो इनके सीख लेने से तो किसी को लैंग्वेज नहीं आ सकती, कोई बोलने के काबिल तो नहीं होता। अच्छा जी, अब जो है फिर मैं लेसन की तरफ आता हूँ। हाँ, तो बता रहा था, अगर किसी ने टेंसेस और ग्रामर ये सीखने हो तो आधे घंटे का कोर्स है, जब मर्जी मुझे फ़ोन करें, टाइम ले लें, मैं भी आपको बता दूंगा कि इस टाइम पे आप अवेलेबल हो जाएं। हो सकता है सैटरडे संडे को। तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। इंट्रोडक्टरी कम्प्लीमेंट्री क्लास है, आप ये ले सकते हैं। और जो बातें बतानी है आपने, इंग्लिश सीखनी है तो उन पर अमल करना ही करना है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं ग्रामर इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही पेज होगा जो मैंने बताना है, और उसमें आधा घंटा भी अगर लग जाता है तो कोई मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितनी 7-8 लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, तकरीबन आधा पेज ही समझ लें। तो वो आपने अगर उसको सीख लिया, अपने पास दिमाग में बैठा लिया, तो अंग्रेज़ी आपको कुछ नहीं कहेगी, मुझे तो कुछ नहीं कहती। और जो आप अगर नहीं याद रखते तो वो तो रखना तो पड़ेगा, आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा जी, चलें अब हम आते हैं, जैसे मैंने अभी ये बताया, इज एम आर की प्रेजेंट होता है, हैज़ हैव भी प्रेजेंट होता है, सब्जेक्ट S+1, यानी सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म यूज़ कर लें तो भी प्रेजेंट है, कैन यूज़ करें तो भी प्रेजेंट है। आप जो मर्जी कर लें, आप इस फार्मूले को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, और भी 6-7 बातें हैं, बस आप याद रखें, यही है, इसमें ग्रामर भी आ जाती है, टेंसेस भी आ जाते हैं। लो जी, आगे चलते हैं। विल शी बी इन पाकिस्तान नेक्स्ट वीक? विल they be ready? Will you be at home tomorrow? Will the shops not be closed tomorrow? Why will they not be satisfied with our performance? ओ को ज़्यादातर अंग्रेजी में पूरा ही ओ ही करके बोलते हैं, तो आप भी कोशिश करें, आई को भी पूरी कोशिश करते हैं कि आई ही बोला जाता है ज़्यादातर। तो ऑटो रीडिंग पे लगा लें, उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो पीडीएफ है, इसका तो ऑटो रीडिंग नहीं होता। तो अगर कर सकते हैं तो मुझे भी करके टेक्स्ट भेज दें। होता है पीडीएफ टू टेक्स्ट लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो मैंने फिर नहीं किया। The shops are closed today. The shops were closed yesterday. The shops will be closed tomorrow. तो इसमें are, were और will be, ये तीनों बातों का जिक्र किया गया है। प्रोनाउन, ये मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको यूनिट 3 को अगली वीडियो में हम डालेंगे। तो यहाँ तक जो हमने सीखा है उसमें ये है, ये ग्रामर की जो टर्में हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह, इनकी कोई अहमियत नहीं है, स्पोकन लैंग्वेज में नहीं सीखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वाहद जमा का हमने सीखा है, ऐसा लगा दें तो ज़्यादा हो जाती हैं, बुक को बुक्स कर दें तो ज़्यादा हो जाती हैं, एक वर्तों को बुक ही कहते हैं। तो बहुत सी चीज़ों के नाम आपको आते हैं, चेयर है, ऐसे लगा दें चेयर्स बन जाएगी, टेबल है, ऐसे लगा दें टेबल्स बन जाएगी। तो इस तरह से हम वाहद जमा इसके बनाते हैं। तो इसी जैसे जब हमें ज़रूरत पेश आती है तो हम इसको कर लेते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं थी। चंद एक आपको याद करना पड़ेंगे, लिखने में स्पेलिंग का वो आ जाता है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका ये होता है कि उनको एफ़ का वी बनाया कि नहीं बनाया, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, वरना आपने शुरू में ही बंद कर देनी थी या इसको पूरा सुनना ही नहीं था। और अगर आपने अच्छी लगी है वीडियो, इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और क्या होता है, शेयर शेयर भी कर दें। तो इस तरह से, ताकि दूसरों का भी कुछ फ़ायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि हाँ भाई
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और अगली वीडियो आप बनानी तो मैंने है ही, ठीक है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मुझे ये एहसास रहेगा कि वो मेरे काम को भी किसी ने पसंद किया भाई। बाकी मेरा ये लालच नहीं है कि मैंने कोई यूट्यूब से मैंने पैसे कमाने हैं, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इससे मुझे कोई ख़ास नहीं है। हाँ, आपकी हेल्प हो जाए और आपको अच्छा लगा हो, आपकी इंग्लिश सीखने वालों की कोई रहनुमाई हो गई हो, अगर हो गई हो तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ लें, इससे मुझे पूरा फ़ायदा हो जाता है। और यूट्यूब में मुझे ना भी कुछ दे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो वाह जी वाह, उससे एक दिल को तसल्ली सी हो जाती है भाई, ये भी काम हमने भी कुछ तीर मार दिया हवा में। तो मेरा ये जो लेसन है, जो इंग्लिश सीखने का जो टेक्निक्स हैं, वो इतनी कॉमन नहीं है, वो बहुत स्पेशल हैं और बहुत सीधी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। क्योंकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो हर एक आसान सी बात को भी बहुत मुश्किल बना के पेश करता है। तो वो मुझे तो लगता है कि साइंसदानों के लिए ही ये किताबें लिखी जाती हैं, इसलिए ये बहुत बोरिंग हो जाती हैं। तो इंग्लिश पढ़ने में ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब कहीं अगर आपको ये ट्रांसलेशन मिल गई है तो गुड गुड एंड, लेकिन आप पूरा फोकस इंग्लिश पढ़ने को करें। कोई प्रोनाउंसिएशन का ऊंच नीच हो गया है, मेरी तरफ से ज़्यादा है, जितना मर्जी करें, नो प्रॉब्लम। गलत पढ़ लें लेकिन पढ़ें ज़रूर। ठीक है, अगर हम गलत पढ़ेंगे कोई ठीक कर देगा, अगर पढ़े नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन सही करेगा भाई। लें जी, अब इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। एंड में फिर अपना नंबर जो है मैं लिख आपको रिमाइंड करा दूँ, 0301 460 4168। अब्दुल वहीद नाम से सेव कर लें। कोई मैसेज हो, कोई व्हाट्सएप, कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप कर लें। कोई ट्रायल क्लास लेनी हो तो भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें। तो इंशाल्लाह वी शैल मेक अरेंजमेंट। तो कोई क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा, तो जिसमें ये रबिश किस्म की चीज़ें जो हैं, नाउन प्रोनाउन, ये मैं नहीं पढ़ाता, और आपका ज़रूरत भी नहीं है, टाइम भी वेस्ट होगा। और हाँ, अंग्रेज़ी जो है वो किस तरह से आपके काबू में रहेगी वो भी बताएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात में अभी मेरे दिमाग में आई एंड में, वो ये है कि आप जब तक इंग्लिश सीख रहे हैं, आप एक इंग्लिश की किताब अपने हाथ में रखें। ठीक है, इंग्लिश की जैसे बोलचाल की किताब है, कोई किताब आप अपने हाथ में रखें जहाँ भी रहें। ठीक है, वरना आपको लोग इंग्लिश नहीं सीखने देंगे। कहीं कोई पार्टी आ जाएगी, कहीं कोई मीटिंग आ जाएगी, कोई घर में मेहमान आ जाएंगे, वो आपको पकड़ लेंगे। अगर आपके हाथ में किताब है तो वो आपके करीब नहीं आएंगे, वो यही कहेंगे ये पढ़ाकू है, इसने पढ़ना है, कि एक ही किस्म की अलामत होती है भाई, आई एम नॉट फ्री। ठीक है, तो जब तक आप अंग्रेजी के साथ आपका वास्ता पड़ा हुआ है, मैच पड़ा हुआ है, आप एक बुक इंग्लिश की हाथ है, सोते वक्त भी सराहने रख के सोएं। सुबह उठें, फिर पकड़ लें, जैसे ही घर से निकलें आप अपने हाथ में किताब हो, बैग में नहीं। बैग में तो फिर उसका उतना असर नहीं होता, हाथ में किताब होनी चाहिए। हाँ, उसमें हो सकता है आपकी बहुत रहनुमाई होगी, वो इंक जो होता है, जो बहुत सी जो रुकावटें होती हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ने से रोकती हैं। मेरा तो ये फार्मूला रहा है कि जब तक मैं इंग्लिश सीख रहा था, मेरा जो सफ़र बहुत मुश्किल था। मुझे रहनुमाई करने वाला नहीं था, गुमराह करने वाले बहुत लोग थे, जैसे नाउन प्रोनाउन मुझे सीखने पड़े, और मेरा बहुत सा वक्त ज़ाया हुआ, मेरे पैसे ज़ाया हुए, और मेरी उम्र का बहुत सा हिस्सा इनकी तहकीक में चल गया भाई, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो एंड में तो मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैंने पढ़ के हर शय बुला दी। ठीक है, आप भी आप पढ़ेंगे ना, टाइम सेव करें, पैसे भी सेव करें। ये तो जब तक आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश की एक पतली सी बेशक बुक या कोई भी बुक नहीं है, स्मार्ट से बुक, कोई वो अच्छे से टाइटल वाली महंगे वाली बेशक ले लें, सस्ते वाले ले लें, एक बुक आपके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए, फिर आप इंग्लिश सीख सकेंगे। अदरवाइज 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास लेके 23 घंटे आप पंजाबी उर्दू बोल के तो आप कहें कि अंग्रेजी आ जाए, इतना आसान काम नहीं है भाई। अच्छा चलें, विश यू बेस्ट, ऑल द बेस्ट। उर्दू से किनारा कशी करें, उर्दू नहीं भूलेगी, उर्दू चलती रहेगी, आप सिर्फ इंग्लिश बोला करें। और जितनी अंग्रेजी जो हैं, अपने आप किसी से बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं, अंग्रेज़ी पढ़ा करें। ठीक है, और लाउड पढ़ें, खामोशी से नहीं रीडिंग करें। अच्छा जी, अब मैं फिर चौथी पांचवी दफ़ा आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ। दुआ करें कि अब मुझे कोई और बात याद ना आए ताकि वीडियो लंबी ना। अच्छा जी, इजाज़त चाहता हूँ। नंबर 0301 460 4168। अब्दुल वहीद। कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप।
थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद करें, मुझे भी याद रखें, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।